Hi बच्चा लोग, now prelims is 20 days away. So prelims की काफ़ी सारे बच्चों को एंजाइटी वगैरह हो रहा है और लग रहा है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं. So they have requested us कि जो most expected topics हैं, most probable questions हैं, उनकी जो हम सीरीज लेके आते हैं वो इस बार भी लेके आएंगे क्या. So most probable questions की जो सब्जेक्ट लेवल की सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम 11th से. एंड आज मैं आपसे कवर कराऊंगा जो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस. आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में कुछ ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. Which of the following statement is true? The GDP of India has steadily increased in last 10 years. The text to GDP ratio has steadily increased in last 10 years. India-Sri Lanka relations has been steadily increased in last 10 years. So जो trend based questions आ रहे हैं, the share of agriculture in GDP has been increased steadily in last 5 years. और in absolute terms it has been increased in 5 years. So जितने भी trend based questions हैं, वो trend based previous year questions और expected questions इसी PDF में है. PDF का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो तो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा. करीब करीब हाफ एन आवर का ये सेशन है, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो तो जीडीपी में स्टडीली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ, बट द शेयर ऑफ क्रॉप्स हैज बीन स्टडीली डिक्रीजिंग. सो उस तरीके के जो कंसेप्ट्स हैं, क्या इंक्रीज डिक्रीज, वो समझाएंगे. कुंजी मैंने आपको दे दी है, ये कुंजी है फाइनली कि ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं लास्ट 5 इयर्स में. सो इसका प्रिंट लगा के याद कर लेंगे कि ये 17 पॉइंट हैं जो स्टडीली इंक्रीज हो रहे हैं लास्ट 5 इयर्स में. ये एक है जो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है लास्ट 5 इयर्स में. ये रटने के हिसाब से ठीक है, समझने के हिसाब से कवर कर ही लेंगे. सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ट्रेंड बेस्ड है. जैसा आप देख रहे हो दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 1 डेकेड. सो ये क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आज आपके साथ में नहीं करूंगा, उसका एक सेपरेट वीडियो होगा जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा. कल आपको अवेलेबल हो जाएगा वो, कि क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन. एक ये वाला पार्ट, तो ये 10 क्वेश्चंस हैं पिछले 5-7 ईयर में जो आए हैं, ये इनकी आंसर की है. अब मैं आपको ये समझाऊंगा, लास्ट में आता हूं. मैं समझाने से पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं कि हमने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्टिंग भी दी है. तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कीजिएगा. इन क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा. उनके आंसर्स दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मिल जाएंगे. ठीक है, सो शुरू करते हैं समझाना. देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट. अब ग्रोथ रेट जो ऐसा टर्म है ना, कि ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ नहीं है, एब्सोल्यूट जीडीपी भी नहीं है, बट ग्रोथ रेट है. अब ग्रोथ रेट कभी 7% होगा, कभी 8% होगा, कभी 5% होगा, कभी 3% होगा. तो कॉमन सेंस भी ये कहता है कि जो ग्रोथ रेट है वो स्टेडीली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती है. इसीलिए फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है लास्ट 5 इयर्स में. याद भी नहीं करना है, कॉमन ग्रोथ रेट, पेस ऑफ इंक्रीज इन द ग्रोथ, उसमें कुछ स्टडीली इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा. सो ये हम याद भी नहीं करेंगे. हम वही चीजें एग्जाम में याद करेंगे जो मैंने आपको बताया ना, 17 चीजें जो मैं बता रहा था, उसमें से भी सिर्फ 6-7 याद करने लायक हैं. वो सेपरेट लिस्ट में बना लेंगे, एग्जाम में जाने से पहले वो देख लेंगे. नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, सोचो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इकोनॉमी में, और गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से. सो सब्सिडी और द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट उतना फास्ट रेट से इंक्रीज नहीं कर रहा जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है. बजट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिछले 4 साल में 3 गुना 4 गुना हो गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर. 2.5x से 10 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़. सो अब ये बढ़ गया है. अब ये बिकॉज मैंने आपको बाहर का माहौल समझा दिया कि क्यों स्टडीली इंक्रीज हो रहा है. Government, if wants to become, or India wants to become a $5 trillion economy, needs to focus on the capital expenditure. So consistently increase हो रहा है last 5 years में. Capital expenditure as a percentage of GDP भी बढ़ रहा है. Capital expenditure in absolute terms भी बढ़ रहा है. Capital expenditure as a total percentage of government expenditure वो नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी नहीं. कोविड आया तो हो सकता है गवर्नमेंट ने कोविड पे ज्यादा पैसा दे दिया, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कैपिटल एक्सपेंडिचर वो फ्लक्चुएटिंग है. बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन एब्सोल्यूट आल्सो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आल्सो, बोथ हैव स्टडीली इंक्रीज इन लास्ट 5 इयर्स. 10 इयर्स नहीं,
5 ईयर्स। अगर देखोगे तो यहां डिक्रीज हुआ था, इसलिए 5 ईयर्स में इंक्रीज हो रहा है। वी नो एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, 85% रेवेन्यू आता है। बजट की क्लास में बताया है, वीडियो है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। थर्ड आता है फिस्कल डेफिसिट। अब देखो 2013 से 2018-19 तक गवर्नमेंट ने फोकस किया था फिस्कल डेफिसिट को डिक्रीज करना। उस टाइम पे स्टडीली डिक्रीज था। अब पता है कोविड आया, अब कोविड आया है तो कोविड आने की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ी हैं, तो फिस्कल डेफिसिट न स्टडीली इंक्रीज होगा न स्टडीली डिक्रीज हुआ होगा। तो किसी भी केसेस में आपको ये स्टडीली इंक्रीज डिक्रीज नहीं मिलेगा। तो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड चल रहा है अपना। मैक्सिमम गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में 9% के पार भी चला गया था। इन केस क्वेश्चन आता है that it has never breached 6% or 7% or 8%. No. During COVID, the government borrowed a lot because government को expenditure करना था, सब्सिडी देना था, capital expenditure करना था, बहुत सारा borrow किया, पैसा spend किया, तो 9.2% of GDP चला गया था। इस साल का टारगेट है 4.5%। रिसीट का हमें पता है दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स से कुछ पैसा आता है, नॉन टैक्स से पैसा आता है। टैक्स से जो पैसा आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें थोड़ा बहुत यूपीएससी खेल सकता है कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, एटसेट्रा। वो मैंने आपको पुरानी क्लासेस में कहीं समझाया है कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है टोटल, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। सो अगर मैं सेंटर स्टेट मिला के चलता हूं, डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का इज ऑलमोस्ट 6% ऑफ द जीडीपी। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो 6% ऑफ द जीडीपी। 5-6 है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो गया 11 से 12%। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स इज 0.5, ये 5% के आसपास में है। तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज 5 to 6%। उसमें अगर मैं टोटल कंट्री का देखूं टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो 6 + 6 + 5.5 मतलब 17-18% इज जनरल गवर्नमेंट का टैक्स टू जीडीपी रेशियो। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज 11 to 2%। वैसे ही अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया देखूं तो वो भी 11-12% के आसपास में है। और जनरल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो 6-6.5% के आसपास में है। डोंट गेट कंफ्यूज, बाकी कई सोर्सेज में ऊपर आधा आधा डेटा मिलता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सो आई थिंक दिस वे यू कैन बेटर अंडरस्टैंड क्या डायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस का परसेंटेज चल रहा है। प्लस टैक्स में मैक्सिमम किसका है, तो जीएसटी इज मैक्सिमम। फिर अपने पास तो पैसा नहीं है तो इसका मतलब पर्सनल इनकम टैक्स तो हो नहीं सकता है। फिर सीआईटी है, फिर पीआईटी है, फिर एक्साइज ड्यूटी है, फिर कस्टम ड्यूटी है। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर भी याद रखना। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जब सेंटर पैसा बोरो कर रहा था वैसे ही स्टेट भी पैसा बोरो कर रहा था, तो उसका भी फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, स्टेट गवर्नमेंट का भी, नथिंग टू रिमेंबर। फिर आते हैं टैक्स रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। अब टैक्स रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट में सेम लॉजिक लगाएंगे। कोविड आया, कंपनीज के पास पैसा नहीं था बिकॉज लोग परचेज नहीं कर रहे थे, इसलिए अगर मैं डायरेक्टली देखूं, कॉमन सेंस भी लगाऊं, तो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या है। सो इफ यू विल गो, टैक्स रिसीट्स यूनियन गवर्नमेंट का करीब करीब 11% के आसपास में है, जो मैंने बताया। इनडायरेक्ट टैक्स 5% है, डायरेक्ट टैक्स 6% के आसपास में है। और ओवरऑल 5 साल में क्या हुआ है, तो 5 साल में भाई फ्लक्चुएटिंग चल रहा है। फिर आता है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट का डेट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोरो कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बोरो कर सकता है। सो एक क्वेश्चन एनके सिंह कमेटी का आया था जिसमें बोला था कि सेंटर का रिवर्स करके दिया था उसने। आइडियली तो एनके सिंह ने बोला था 40% सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% स्टेट गवर्नमेंट, मिला के 60% ऑफ जीडीपी शुड बी द पब्लिक डेट। वो लेके आना है। फिर कोविड आ गया, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा। सो कोविड टाइम में तो 90% ऑफ जीडीपी पहुंच गया था हमारा पब्लिक डेट। अब थोड़ा कम कर रहे हैं इसके लिए। सो यूनियन गवर्नमेंट का पहले अगर आप देख रहे हो, सो ये देखो, ये करीब करीब 47-48% था, जिसको 40% लाना था। फिर कोविड आया तो बढ़ गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन वाज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट वाज 60% ऑफ द जीडीपी, जो मिला के होना चाहिए था। अब डिक्रीज कर रहे हैं हम इसके लिए, बट बहुत सारा डिक्रीज होगा नहीं। सो पब्लिक डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फ्लक्चुएटिंग है, और पब्लिक डेट इन एब्सोल्यूट टर्म्स इंक्रीज ही हो रहा है। इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट बोरो करेगा, स्पेंड करेगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाएगा।
फिर है एक्सटर्नल डेट, मतलब इंडिया जो बाहर से पैसा बोरो करता है। अब इसमें सेंटर भी है, इसमें स्टेट भी है, एटसेट्रा। सो अगर मैं देखूं 17, 18, 19, 20, 21, 22 में एक्सटर्नल डेट जो है वो 558 है, 73 है, 43 है, 29 है, 479 है, 619 है। मतलब कि वो जो एक्सटर्नल डेट जो एब्सोल्यूट टर्म्स में है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो उसमें फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड आ जाते हैं कि कभी 19 था, 20 था, फिर 19 था, फिर 20 था, फिर 21 था, फिर 19 है। बिकॉज जीडीपी भी तो बढ़ रहा है हमारा। सो एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारा एक्सटर्नल डेट बढ़ रहा है, बट एब्सोल्यूट टर्म एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी में फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। देखो इन सबके जो समराइज करना है वो मैंने आपको 3rd पेज में ही दे दिया, उसका प्रिंट निकाल लेना, वहां से पढ़ लेना। सो ये हो गया फाइनल। देन वी हैव एक्सटर्नल डेट में जो सॉवरेन डेट है गवर्नमेंट का वो 80% है, प्राइवेट सेक्टर का डेट 20% है। एक्सटर्नल डेट लॉन्ग टर्म 80 है, शॉर्ट टर्म 20 है। यूएस डॉलर में 55% है, इंडियन रुपी में 30% ऑफ डेट है। तो ऐसा नहीं है सारा ही डेट यूएस डॉलर है एटसेट्रा एंड ऑल। नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अपने को पता है कि कोविड के टाइम पे हम करंट अकाउंट सरप्लस बने थे 17-18 साल बाद। तो मतलब अगर लास्ट 10 इयर्स में हम कभी करंट अकाउंट सरप्लस नहीं बने हैं इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस हम कभी नहीं बने इज ऑल्सो रॉन्ग। 2003-4 में हम सरप्लस थे, अभी हम सरप्लस थे, 1970s में हम सरप्लस थे। बहुत ही कम टाइम है जब हम सरप्लस हुए हैं, बट या वी आर करंट अकाउंट सरप्लस वंस इन लास्ट 5 ईयर्स। बट वैसे डेफिसिट देखेंगे तो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। ये दिख रहा है ना कि कभी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ गया, यहाँ पे हम सरप्लस में चले गए, फिर डिक्रीज हो गया एटसेट्रा। फिर आता है एक्सटर्नल ट्रेड, कि इंडिया जो बाहर के देशों के साथ ट्रेड कर रहा है वो एज ए परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कितना चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है एटसेट्रा। सो अगर हम देखेंगे कि यहाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा था काफी अच्छे से, फिर 2008 में रिसेशन आया तो डिप हो गया, फिर वापस से इंक्रीज होने की कोशिश किया, फिर 2014, 15, 16 में वर्ल्ड ओवर में रिसेशन आने लगा था। यूरोपियन कंट्रीज में डी ग्लोबलाइजेशन का फेज आ गया था उसमें, फिर ये फाइनल डिक्रीज होने गया था, फिर कोविड के टाइम पे वापस से डिप हुआ एंड इंक्रीज हुआ था। सो अगर मैं ये परसेंटेज देखूंगा तो इंडिया में 45% है, वर्ल्ड में 56% चल रहा है। अब ये नेक्स्ट आता है इंडिया की रैंक। इंडिया की रैंक मर्केंडाइज के एक्सपोर्ट्स में तो टॉप 10 में नहीं है, लेकिन सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अपन टॉप 10 में आते हैं, ये याद रखना। देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में वर्ल्ड मर्केंडाइज में हमारा शेयर 1.8% है, 2.5% है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में। सर्विसेज में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल है इसका, उसी तरीके से याद रख लेना। 4% है, 3.5% है। सो दिस एंड ये टोटल ट्रेड में वर्ल्ड टोटल में 2.2, 2.7, इसको स्किप कर सकते हैं। बट ये हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में ट्रेड, जो वर्ल्ड ट्रेड इन सर्विसेज है उसमें हम 3-3.5% से ज्यादा है, और जो मर्केंडाइज या गुड्स का जो ट्रेड है उसमें 2-2.5% के आसपास में चल रहे हैं। एंड इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फ्लक्चुएटिंग है, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी फ्लक्चुएटिंग है। बट $400 बिलियन हमारा ट्रेड पहुंच गया था गुड्स का लास्ट टू लास्ट ईयर। फिर ये फॉरेक्स रिजर्व है, $560 बिलियन है। किसका कितना शेयर है वो देख लेते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स में 93% पड़ा है हमारा, रिजर्व ट्रेंशन में 0.7% है, गोल्ड रिजर्व्स, इस पे पुराना क्वेश्चन भी आया हुआ है एटसेट्रा। बट फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं $560 बिलियन जो हम बता रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 9 months ऑफ इंपोर्ट दैट वी है। अब याद करो 1991-92 में उस टाइम पे सिर्फ 14 डेज के इक्विवेलेंट बैठा था, अब हमारे पास 9 month का है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, सऊदी एंड ऑल। फिर रेमिटेंसेज। अब रेमिटेंसेज में इंडिया नंबर 1 पिछले 15 साल से है, बस इस बार $100 बिलियन पहुंच गया था, वो याद रखना। बट ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम नंबर 1 पे पहुंचे, नहीं, 2008 के बाद से ही हम नंबर 1 पे हैं इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेज। इतना सारा इंडियन बाहर गया हुआ है, वहां से पैसा वापस भेजता है। सो रेमिटेंसेज के टाइम पे हम पिछले 15 ईयर से वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। दिस टाइम वी हैव रीच्ड द $100 बिलियन जो है वो हमारा पहुंचा है। एंड रेमिटेंसेज आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। आपको स्ट्रक्चर पता होगा करंट अकाउंट का, जिसमें एक रेमिटेंसेज आता है और एक सर्विसेज का ट्रेड आता है। सो ट्रेड इन सर्विसेज जो है उसमें भी हम पॉजिटिव में हैं। सो हम जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं, उसका जो डिफरेंस है वो करीब करीब $110-115 बिलियन का है।
और हम सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस पिछले 15-20 साल से हैं, ऑलवेज हम पॉजिटिव चल रहे हैं इसमें। अपने को पता है अपन सॉफ्टवेयर हब ऑफ द वर्ल्ड है, इतना सारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं एटसेट्रा। सो आफ्टर सर्विसेज का नेट सेकंड सोर्स जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की कोशिश करता है वो है रेमिटेंसेस। फिर आता है अपना एफडीआई का इनफ्लो कितना चल रहा है। सो एफडीआई इनफ्लो कंपेयर किया 2014 से पहले क्या चल रहा था, 2014 के बाद क्या चल रहा है। so, एवरेज उन्होंने बताया कि उस टाइम पे जो चल रहा था वो 2.2% ऑफ जीडीपी चल रहा था, अब 2.6% ऑफ जीडीपी चल रहा है। सो एवरेज एनुअल एफडीआई इनफ्लो हैज रिमेन्ड लेस देन 5%। ये हमें हमेशा याद रखना है कि भैया 5% ऑफ जीडीपी से तो कम ही चल रहा है, उससे ज्यादा नहीं चल रहा है। एफडीआई इंक्रीजेस फ्रॉम 2.2 टू 2.6, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ठीक है। एंड द हाईएस्ट एवर एनुअल FDI inflow of 85 billion was recorded in financial year 2022. So करीब 85 बिलियन डॉलर का FDI हमारे पास आता है। वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नहीं है, रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा है, ये तो वर्ल्ड में टॉप 5 पे होगा बस। फिर ग्लोबल इन्फ्लेशन। अब एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि यार ग्लोबल इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है, डेवलपिंग में कम है। नहीं नहीं, उनमें ज्यादा है उनके कंपैरिजन से। मतलब पहले यूएस में या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन रहता था 1% 2%, अब वो बढ़ के हो गया 8-9%। बट डेवलपिंग कंट्रीज में उससे भी ज्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज के एवरेज में इट हैज बीन 9% और 10%। सो अगर आप ये देखेंगे, दिस इज इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड दिस इज एडवांस्ड इकोनॉमीज। सो एडवांस्ड इकोनॉमीज में पहले चलता था 1% 2% के आसपास में, इस टाइम पे बढ़ के वो 7% हो गया, और इमर्जिंग इकोनॉमीज में 9.9-10% के आसपास में हो गया। याद रखना, द इन्फ्लेशन रेट इन एडवांस इकोनॉमीज हैज बीन कंसिस्टेंटली बिलो द इन्फ्लेशन रेट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ऐसा नहीं हुआ कि डेवलप्ड में डेवलपिंग से भी ज्यादा इन्फ्लेशन था, नहीं। डेवलप्ड में पुराने जो इन्फ्लेशन था डेवलप्ड का उससे ज्यादा बढ़ा था बस, बट डेवलपिंग इकोनॉमी से ज्यादा नहीं हुआ। फिर आता है एग्री एंड अलाइड सेक्टर्स। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का शेयर। एग्रीकल्चर पे एक क्वेश्चन ट्रेंड से पक्का पक्का आता है हमेशा। सो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीवीए, तो भाई देखो कोविड में तो बढ़ के 20% हो गया था। so ये भी याद रखना कि ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में कभी 20% नहीं हुआ। कोविड के टाइम पे एग्रीकल्चर पुल्ड इंडियन इकोनॉमी, उसी ने बैकबोन बना, वही ब्राइट स्पॉट बना था। सो एग्रीकल्चर जो है वो 5 साल में तो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, कभी ज्यादा कभी कम एटसेट्रा एंड ऑल, बट कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा था। अब ये हम देखते हैं कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, एटसेट्रा। सो जो क्रॉप्स का शेयर है ना एग्रीकल्चर में, वो स्टेडीली डिक्रीज हो रहा है, और उस शेयर को कंपनसेट कर दिया लाइव स्टॉक ने। सो अगर मैं देखूं ट्रेंड में, so the share of crops in total agriculture has been consistently declining in last 10 years. कॉमन सेंस भी है, अगर आपको फार्मर इनकम डबल करनी है तो सिर्फ आप वीट राइस ग्रो करके तो आप नहीं कर पाओगे। आपको लाइव स्टॉक भी करना पड़ेगा, आपको फिशरीज भी करना पड़ेगा, आपको हॉर्टिकल्चर भी करना पड़ेगा, कुछ नया ग्रो करना पड़ेगा ना। बिकॉज क्रॉप्स के केस में तो मानसून, अब आप मई के मंथ में बारिश हो रही है, आप देखो, या मई के मंथ में पांगी एंड ऑल में रितिका से बात कर रहा था तो वहां तो रेनफॉल हो रही है, सॉरी स्नोफॉल हो रही है। सो वहाँ स्नोफॉल है, यहाँ बारिश है, गर्मी है नहीं, फसलें होंगी नहीं। सो वो एग्रीकल्चर जो है वो मानसून डिपेंडेंट है, इसीलिए जो फार्मर हैं वो भी क्रॉप्स को छोड़ के नॉन क्रॉप्स एक्टिविटीज में जा रहे हैं एग्रीकल्चर में। सो शेयर ऑफ क्रॉप्स इन टोटल एग्रीकल्चर कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग इन लास्ट 10 years. Decline in the share of crops has been made by an increase in the share of livestock and fisheries. इसको भी याद रखना है आपको। और इन जनरल क्रॉप्स 50-55% है, लाइव स्टॉक 30% है, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज 7-8% पे चल रहा है। शेयर ऑफ लाइव स्टॉक कंसिस्टेंटली इंक्रीज, मैंने बताया। अब मिल्क का बहुत ही बढ़िया डेटा है। ना ही हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, बट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क भी हमारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इन जनरल हम कहते ही हैं दूध दही का खाना, मतलब उसमें ये है महारा देश हरियाणा, बट मैं इन जनरल इंडिया की बात कर रहा हूं। सो ट्रेंड इन लास्ट 5 years, मिल्क प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली इंक्रीज। डेयरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द लाइव स्टॉक सेक्टर 65 से 70% चल रहा है। अब लाइव स्टॉक के अंदर सिर्फ डेयरी नहीं है ना, बहुत सारे सेक्टर्स आएंगे लाइव स्टॉक के अंदर, पिग्स विग्स में बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। सो उसमें जो डेयरी सेक्टर है विच कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द लाइव स्टॉक सेक्टर।
इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, 20% वर्ल्ड प्रोडक्शन हम करते हैं। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज मोर देन 400 ग्राम। ये सारे जो फैक्ट है ना, डोंट कंसीडर देम एज फैक्ट। फिर मत बोलना सर ये तो फैक्ट पूछ लिया यूपीएससी ने, हम कैसे सॉल्व करें। ये फैक्ट नहीं है, ये इतने कॉमन फैक्ट हैं कि आपको पता ही होना चाहिए। ये कॉमन सेंस में आता है। 400 ग्राम सेम चल रहा है ये लास्ट 5-7 साल से, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से ये 400, 393, 395 सेम ही चल रहा है। तो ये इतना कॉमन फैक्ट है। अब कुछ कुछ चीजों में तो हम पर कैपिटा में भी बहुत अच्छे हैं ना, तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें फैक्ट्स पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा डबल डिजिट एवरेज, जो फिशरीज सेक्टर में ग्रोथ रेट चल रहा है। थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर। अब चाइना जो है उसका जो फिश प्रोडक्शन है वर्ल्ड में 30-35% अलोन चाइना कंट्रीब्यूट्स इन फिश। तो इसके ऊपर जाना हमारे लिए काफी मुश्किल है। सो सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश। ये याद रखेंगे। फिश प्रोडक्शन हमारी इनलैंड फिशरीज जो हैं वो ज्यादा हो रही हैं और मेराइन फिशरीज जो हैं हमारी वो कम हो रही हैं। ठीक, फिर आता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ऑयल सीड्स एटसेट्रा। सो ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारा पिछले 5-7 सालों में एंड ऑल, वो नीचे आ जाएगा, मैं आपको बता भी दूंगा, बट कंसिस्टेंटली इंक्रीज है वो लास्ट 5 ईयर्स। इतना गवर्नमेंट फोकस कर रहा है ऑयल सीड, ऑयल सीड, ऑयल सीड, ऑयल सीड। सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का फुल फ्लेज्ड फोकस होगा, सो देयर आर चांसेस कि वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो जाए। और टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हमारा वो भी स्टडीली इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनएफएसए के लिए फूड ग्रेन चाहिए। गवर्नमेंट ने पीएम कल्याण योजना कोविड के टाइम पे 5 kg फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया था। कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा अगर हम प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे। सो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली इंक्रीज, एकदम याद रखना। टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली इंक्रीज, ये भी कॉमन सेंस में जा रहा है। फिर पल्सेस प्रोडक्शन। अब पल्सेस के केस में आप याद करो कि पल्सेस में पहले शॉर्टेज हुई थी, लोगों ने उसको ग्रो करना शुरू किया था और फिर प्राइसेस सडनली फॉल हो गए थे और फार्मर्स का बहुत नुकसान हो गया था। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था। तो अगर इन सारी चीजों को हम कंसिडर करें तो फार्मर्स आर नॉट वेरी प्रो ऑफ ग्रोइंग पल्सेस। एक टाइम पे ग्रो की थी, फिर डिक्रीज हो गई थी। सो इसलिए टोटल पल्सेस प्रोडक्शन इज फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड इन लास्ट 5 ईयर्स। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इज मोर देन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये हमें पता है बिकॉज 10 साल पहले ये हो गया था। इसमें भी फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड ही है हॉर्टिकल्चर वाले में। ठीक है, मिलेट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, 100% याद रख लेना इसको, मिलेट्स को। श्री अन्ना। सो इंडियाज रिकॉर्ड मिलेट प्रोडक्शन 60 मिलियन टन है, जो कि 80% ऑफ एशिया है, 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन है। और हमारा तो एवरेज ईल्ड भी ग्लोबल एवरेज ईल्ड से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ मिलेट्स। फिर है इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। अपन कंज्यूम ही कर जाते हैं, प्रोडक्शन हमारा सबसे ज्यादा है बट हम खुद कंज्यूम कर जाते हैं मिलेट्स को, इसलिए हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाते हैं बिकॉज मिलेट्स इन इंडिया आर रिलेटिवली लेस कॉस्टली। फिर है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। इंडिया हैज बीन ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स सिंस लास्ट 30 ईयर्स। ये सारी चीजें हमारे को कॉमन सेंस में कंसिडर करना। देखो, भले ही आपको लग रहा हो कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा है, बट नहीं, ये मिनिमम चाहिए हमें एग्जाम में। रिमेंबर, आज से 3 साल पहले एग्रीकल्चर के 8-9 क्वेश्चंस आ गए थे सडनली, फिर उससे नेक्स्ट ईयर में कुछ नहीं आए, लास्ट ईयर में 2-3 क्वेश्चन आए थे। अगेन यूपीएससी कैन आस्क 5-7 क्वेश्चंस। ये वीडियो एक बार देखना है, एक बार और वीडियो को देख लेना, ये हैंडआउट्स को प्रिंट आउट निकाल लेना। मुश्किल से आपका 1 घंटा लगेगा और अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आए तो 2 से 3 क्वेश्चंस इस ट्रेंड वाले से हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा है हमारा। एग्रीकल्चर के अलावा जो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मिनिमम 2, वो भी हमारे यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो पढ़ाया है इससे 100% आ जाएगा, बट एटलीस्ट आप एलिमिनेट करने की पोजीशन में पहुंच जाओगे जहां से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। फिर है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब भाई देखो, सारे लोग कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ज्यादा लोन दो, एग्रीकल्चर में ज्यादा पैसा दो, तभी डबलिंग फार्मर्स इनकम होगा। तो कॉमन सेंस भी कहता है कि इंस्टीट्यूशंस ने जो लोन दिया है एग्रीकल्चर में वो बढ़ना चाहिए। तो स्टडीली इंक्रीज, कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन लास्ट 5-7 ईयर्स। तो ठीक है, ये भी कॉमन सेंस से निकल जाएगा अपना। फिर आता है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, मतलब जो गवर्नमेंट पैसा स्पेंड कर रहा है इन द सोशल सेक्टर। सो इसके कुछ ट्रेंड हैं जो आपको इस वाले पार्ट में थोड़े से याद करने हैं। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, राइजिंग ट्रेंड। ठीक है, कॉमन सेंस भी कहता है कि हाँ, हमें राइजिंग ट्रेंड पे उसको
लेके जाना है। ये है आपका परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो मुझे दिख रहा है कि अच्छा ठीक है, स्टडीली इंक्रीज्ड हुआ है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी शोइंग है राइजिंग ट्रेंड। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन परसेंटेज ऑफ जीडीपी में भी 6.7, 8, 8, 8, 7.5, 8.2, 8.3 वो भी इंक्रीज हो रहा है, और एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कॉमन सेंस में चल रहा है। बट एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट कभी इस पे स्पेंड करती है, कभी इस पे, कभी इस पे, सो वहां परसेंटेज पक्का नहीं है। ये फर्स्ट वाले टॉपिक जैसा ही हो गया। फिर है इंश्योरेंस डेंसिटी। अब इंश्योरेंस डेंसिटी हमें पता है भाई बहुत ही कम चल रही थी, सारा गवर्नमेंट फोकस है कि इंश्योरेंस डेंसिटी बढ़ाओ, जो लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है उसको बढ़ाओ, जो वो प्रीमियम देते हैं, ईएमआई देते हैं, उसको बढ़ाओ। सो इंश्योरेंस डेंसिटी हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। और इंश्योरेंस डेंसिटी होती क्या है? रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पॉपुलेशन। हम वर्ल्ड में टॉप 10 में भी नहीं आते इसमें, अगर हमारा प्रीमियम हम देखें परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जितने लोगों ने लिया है टू द जीडीपी भी है। नेक्स्ट आता है कार्बन स्टॉक। ये भी अच्छा एक फैक्ट है कि कार्बन स्टॉक जो है, हम क्लाइमेट चेंज पे फोकस कर रहे हैं, पंचामृत लेके आ रहे हैं न्यू। हमें पता है कि हमारा शेयर ऑफ फॉरेस्ट्स, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन इंक्रीजिंग इन लास्ट 5 years। इंडिपेंडेंस में वो कम था। इन 1950 में अगर आप देखोगे कितना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर था हमारा, तो वो 15% के आसपास में था। अब हम 24% के आसपास में हैं, और लास्ट 5 years में वो इंक्रीज हुआ है। प्लस जो कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट इन इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट 10 years। फिर आता है मैंग्रोव्स। अब हमें पता है कि मैंग्रोव्स पे फोकस गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, फ्लड में बेनिफिट करता है वो, इन जनरल कार्बन स्टॉक में बेनिफिट करता है, सो वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 years में। 10 years भी लगा सकते हो। बस एक दो टॉपिक और है। रेन्यूएबल एनर्जी, हमें पता है रेन्यूएबल पे शेयर गवर्नमेंट का बहुत बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, पंचामृत टारगेट्स की वजह से, आईएनडीसी टारगेट्स की वजह से, पेरिस क्लाइमेट डील की टारगेट्स की वजह से। सो ऑब्वियसली थर्मल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट 5 years, क्योंकि थर्मल तो हमारा बैकबोन है ना, जहां जहां रेन्यूएबल नहीं आता वहां थर्मल आता है, थर्मल भी बढ़ाना है। बिकॉज इंडिया का जो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है वो 1/10 है यूएसए का, और 1/3 है वर्ल्ड का, बहुत कम है। जब तक हम पावर कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। सो थर्मल भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है 5 साल में, रेन्यूएबल भी इंक्रीज हुआ है 5 साल में, और नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल भी इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 साल। कॉमन सेंस भी कह रहा है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि अपने को याद करना पड़े वो। ठीक है, एक दो और हैं बस। अदर नोटेबल ट्रेंड्स, इन्फ्लेशन। तो देखो भाई, अर्बन इन्फ्लेशन कम है, रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा है, ये याद करने की चीज है, कॉमन सेंस में नहीं जाएगा। बैंक का जो एनपीए है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है, तो वो 5% पहुंच गया है, जो सबसे कम है पिछले 7-8 सालों में। अब इसके रीजंस में नहीं जाते हैं कि बैंक्स ने राइट ऑफ ही कर दिया तो अपने आप एनपीए को उन्होंने ऑफ कर दिया है, बट अभी पब्लिक सेक्टर का बैंक्स का एनपीए प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा नहीं है। फिर ये फार्मा सेक्टर है लास्ट, जो हम देखेंगे कि फार्मा एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज। कॉमन सेंस है, फार्मा के तो अपन वर्ल्ड पावर हैं। फार्मा एफडीआई, अब अपन वर्ल्ड पावर बने, अपन ने बहुत अच्छा कोविड वैक्सीन बनाया एंड ऑल, तो बाहर से लोगों ने पैसा लगाया तो एफडीआई इंक्रीज हो गया। एंड इंडिया इज रैंक 3rd वर्ल्ड वाइड इन प्रोडक्शन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय वैल्यू। वो होगा ही बिकॉज अपन जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं, उसका इतना वैल्यू होता नहीं है, तो इसलिए वैल्यू टर्म्स में अपन टॉप 14th पोजीशन पे हैं, वॉल्यूम टर्म्स में अपन 3rd टर्म्स पे हैं। ये 100 का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का, जो बच्चे मेंस लिखेंगे, बाद में देखेंगे इसको। ये भैया एक्सपेक्टेड ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, इसका डिस्कशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आप आके वीडियो देख लेना कि क्या क्या रीजंस एंड ऑल है। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इसके आसपास का इंफॉर्मेशन भी देंगे, जैसे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर, एटलीस्ट इंडिया अकाउंट फॉर अराउंड 10% ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है या नहीं है, फिजिकल। तो ये सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और एक्सपेक्टेड दोनों।